Hello and welcome back to your channel Physics Safari. My name is Abhishek and today we are going to discuss the friction. I know as of now you guys must be doing rotational motion, but हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं. But don't you guys worry. I'm gonna move quickly, and I'm gonna reach there very soon. And I also hope you guys had good time in Diwali और मजे में अपने दिवाली को सेलिब्रेट किया होगा, दबाकर पटाखे फोड़े होंगे. ओके जी, तो देखो फ्रिक्शन इज द लास्ट पार्ट ऑफ न्यूटन लॉज ऑफ मोशन और इसके बिना न्यूटन लॉज ऑफ मोशन अधूरा है. बिकॉज द क्वेश्चन दैट यू कैन सी विल बी ऑन द न्यूटन लॉज ऑफ मोशन would definitely be having the concept of friction. क्योंकि इससे क्या होता है ना कि दोनों कॉन्सेप्ट चेक कर लेते हैं जेई वाले लोग. तो अगर हम फ्रिक्शन नहीं अच्छे से पढ़ते हैं और सिर्फ एनएलएम को भी अच्छे से पढ़ लेने के बावजूद अब मुश्किल होगा. तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फ्रिक्शन को अच्छे से पढ़ो और इसको पे पूरा का पूरा कमांड कर लो और हम लोग इसको साथ में करेंगे जी, है ना. बहुत अच्छे. तो देखो फ्रिक्शन का बेसिक हिंट तो मैंने ऑलरेडी आप लोग को दे रखा है. एनएलएम के टाइम्स में मैंने बताया था कि फ्रिक्शन इज हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द कांटेक्ट फोर्स. अच्छा एक बात और, बहुत बच्चों से मैंने पूछा भैया व्हाट इज फ्रिक्शन, तो वो लोग सिंपल बोलते हैं सर समथिंग विच अपोजेस द मोशन. तो ये थोड़ा सा बात गलत है जो कि आज हम लोग उसको करेक्ट कर लेंगे. देखो फ्रिक्शन ऐसा नहीं कि मोशन को अपोज करता है. फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. तो पहला लाइन तो हम लोग स्टार्टिंग करते हैं कि भैया फ्रिक्शन अपोजेस द रिलेटिव मोशन. फ्रिक्शन opposes the relative motion. Friction oppose the relative motion. ये बात अपने को दिमाग में होना चाहिए कि मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करने का कोशिश करता है. और हम लोग इसी बात से कहानी को आगे बढ़ाएंगे कि भैया फ्रिक्शन मोशन को नहीं, रिलेटिव मोशन को अपोज करता है. और इस बात को हमको अच्छे से क्लैरिटी होना चाहिए. इसमें कोई दो राय नहीं होना चाहिए कि फ्रिक्शन मोशन को अपोज करता है ना. बहुत अच्छा. तो इन द एनएलएम मैंने बता रखा है कि लेट अस सपोज इफ अ ब्लॉक और एनी बॉडी इज प्लेस्ड ऑन अ रफ सरफेस. अगर एक रफ सरफेस इसको रखते हैं तभी फ्रिक्शन का जन्म होगा और इस कोई मतलब नहीं बनता अगर वो स्मूथ सरफेस है तो, है ना. और ऐसे रख देने से भी जस्ट बाय कीपिंग इट विल नॉट बी हैविंग द फ्रिक्शनल फोर्स डेवलप्ड इन दिस. एक रफ सरफेस पे सिर्फ रख देने से जस्ट बिकॉज आई हैव केप्ट इट ऑन द रफ सरफेस यहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है. ऐसा बिल्कुल नहीं. हाँ, इसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जीरो नहीं है. दैट मींस इट इज अ रफ सरफेस. लेट अस सपोज कि इस बच्चे का, इस ब्लॉक का मास m है जी. एज ऑफ नाउ आई हैव डन नथिंग. तो इसमें दो ही फोर्स लग रहा होगा. एक तो इसका बेचारे का mg नीचे की ओर लग रहा होगा और एक नॉर्मल रिएक्शन वो जो है ऊपर की ओर, दैट शुड बी एक्टिंग. Apart from this, no other forces would be acting as of now because there is no external force being applied on it so far. अच्छी बात है. अभी समझ लो कि मैंने एक एक्सटर्नल फोर्स लगा दिया इस पे F in this direction. एक F लगा दिया which on the block in the rightward direction. अब क्या होगा ना, this block would develop a tendency to move towards right. I'm not saying that it is going to move. That's not compulsory कि मूव करेगा ही करेगा, but definitely it will have a tendency. जैसे आप किसी चीज को देखते हो जो आपको अच्छा लगता है तो ऐसा नहीं कि आप उसको ले ही लो, you will feel like taking it, है ना. तो this block will have a tendency to move towards right. हाँ, हम देखेंगे आगे मूव करता है कि नहीं करता है, वो नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन है. बट एज ऑफ नाउ ऐसा कुछ नहीं है. अच्छी बात है. नाउ बिकॉज ऑफ दिस फोर्स एक कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा बच्चों. ऐसे मान लो एक कॉन्टैक्ट फोर्स इस तरफ लग रहा है, मेकिंग सम एंगल लैम्डा विद द वर्टिकल. एक लैम्डा एंगल वो बना रहा है. अच्छी बात है. तो नॉर्मल को हम समझ सकते हैं, वी कैन अंडरस्टैंड द नॉर्मल एज अ कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स. ये जो नॉर्मल है एक कॉन्टैक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट है. एंड विच कंपोनेंट? कॉस कंपोनेंट. सो एफ सी कॉस लैम्डा is nothing but your normal contact force. Then sir, what about this horizontal component? Obviously बात है, there going to be a horizontal component and that is going to be your Fc sine of lambda. And this force only is called as the friction force. This force is called as a friction force. ये हमको ऑलरेडी पता है. I have taught you this in the NLM के टॉपिक्स में मैंने आपको बता रखा है. बट जस्ट फॉर क्विक रिकैप, दोज आर वाचिंग द टॉपिक, द फ्रिक्शन फ्रॉम टुडे इटसेल्फ, जो हम वीडियो से अभी ऐड हो रखे हैं,
उनके लिए एक रिकैप हो जाएगा। तो नाउ दिस फोर्स इज ट्राइंग टू क्रिएट अ मोशन, दिस फोर्स इज ट्राइंग टू अपोज द मोशन। अच्छी बात है सर, तो फिर आप रिलेटिव मोशन क्यों लिखे हो? ऑब्वियसली बात है, इफ यू लुकिंग इट द इंटायर थिंग फ्रॉम द ग्राउंड फ्रेम, अगर आप ग्राउंड से खड़े होकर देख रहे हो तो विथ रिस्पेक्ट टू यू दिस ब्लॉक का टेंडेंसी है राइट में जाने का। दिस ब्लॉक हैज अ टेंडेंसी टू क्रिएट अ रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। तो फ्रिक्शन किसको रोक रहा है? उस रिलेटिव मोशन को रोक रहा है बच्चों, ये किसी और को नहीं रोक रहा है। इट इज नॉट अपोजिंग एनीथिंग अदर देन दैट रिलेटिव मोशन विथ रिस्पेक्ट टू द ग्राउंड दैट ब्लॉक इज ट्राइंग टू इनिशिएट। अच्छी बात है। तो सर ऐसा कैसे हो सकता है कि भैया आपने फोर्स लगाया, ब्लॉक मूव नहीं कर रहा, मूव कर रहा, आप क्या क्या बकवास कर रहे हो? तो उस पर थोड़ा सा हम चर्चा करते हैं ना, थोड़ा सा उस पर हम चर्चा करते हैं। तो एक चीज तो लिख लो फटाफट आप लोग कि जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है, इस आदमी को थोड़ा हटा देते हैं यहाँ से, चलो भाई तुम इधर शिफ्ट हो जाओ। द नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स इज नथिंग बट योर एफ सी कॉस ऑफ लैम्डा, और जो आपका है फ्रिक्शन फोर्स है वो आपको हो गया एफ सी साइन ऑफ लैम्डा। इतनी छोटी छोटी बातें हमको क्लियर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना जी। अच्छा एक बात और सर, वर्टिकल डायरेक्शन में दिस नो मोशन, vertically the stability, the equilibrium is achieved, the block is not flying upward, it means ये जो normal है that is going to counter the mg, मतलब कि जो normal force है that is going to counter the mg which is going to be your fc cos of lambda। अच्छी बात है सर। एक बात अभी बताता हूँ, this mg gonna be same, this is going to be constant with respect to time, ये change नहीं करने वाला है in this case। अच्छा सर, अच्छी बात है। So if I increase this force, अगर सर if I increase the force, तो इसका impact कहाँ जाएगा? That could be a very obvious question, that if I increase the value of Fc, what would be the impact and where would it be transferred or translated? तो क्योंकि इसके कारण ही this contact force has developed, it means any change in this force would impact this contact force। बहुत सिंपल सी बात है, इसको आप समझ लो कि any impact on this any change in this force would impact this contact force। तो एक रिलेशन मेरे को समझ में आना चाहिए कि भैया if I increase the force, the contact force would also increase। Okay, if I increase the force, the contact force should also increase and vice versa, if I decrease, ये भी decrease करना चाहिए। तो सर अगर एक contact force बच्चों बढ़ता है, if it is increasing, this means this entire value should increase, है ना जी। अगर इसको वैल्यू को if I increase the value of fc, then fc cos lambda should also increase। बट सर आपने बोला था कि भैया mg तो कांस्टेंट है, तो सर if you increase the value of fc, then how this could be constant? अच्छा सर, ये जो cos lambda है ना बच्चों, this could be decreased, this could be decreased, मतलब कि बच्चों a lambda cos lambda को डिक्रीज करना है। तो भैया यहाँ से एक मेरे को तो समझ में आ गया कि if I increase the value of force, Fc would also increase, that would result in increase of sorry decrease of cos of lambda। अच्छी बात है। For acute angle, cos decrease कब करता है? When you increase the value of lambda, when you increase the value of lambda। अच्छी बात है, एक रिलेशन तो मेरे को समझ में आ गया, ये सबको पता होना चाहिए, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। So if I increase the value of f, the contact force will increase, hence the cos of lambda would decrease, resulting into the increase in this lambda। अच्छा, इस lambda को बोलते क्या है? What do we call this lambda? इसको बोलते भैया angle of friction, इसको बोलते हैं angle of friction। लिख लो, मतलब एक बात तो मेरे को और भी समझ में आ रही है फ्रॉम दिस रिजल्ट, दिस रिलेशन दैट लैम्डा इज नॉट कांस्टेंट, इट मे चेंज, इट मे इंक्रीज और इट मे डिक्रीज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स, है ना। इतनी बात तो अपने को समझ में आ गया भैया कि ये जो फोर्स है द लैम्डा एंगल, सॉरी एंगल ऑफ फ्रिक्शन, दिस वुड चेंज, दिस वुड इंक्रीज और डिक्रीज बेस्ड ऑन द वैल्यू ऑफ द एक्सटर्नल फोर्स एफ। अच्छी बात है। एक बात और समझते हैं इसके बारे में कि इसका वैल्यू कोई मेरे से पूछ दिया कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एफ व्हाट्स गोना बी द वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ फ्रिक्शन, तो मेरे को निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है, दैट्स नॉट अ बिग डील। आई कैन इजीली से दैट tan of lambda, if I look at this graph, that is going to be your frictional force upon your normal, frictional force upon the normal। कोई दिक्कत नहीं ना? It means the lambda could be simply given as tan
इनवर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल। इस पे हम और भी चर्चा करेंगे, बट अभी के लिए इसको इधर ही रोक के रखो। इस पे हम और भी बात करेंगे, आगे चल के इस पे बहुत काम आने वाला है। फिलहाल के लिए इतना समझ लो कि जो आपका ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है दैट इज ऑल अबाउट tan इनवर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स बाय द नॉर्मल रिएक्शन। अच्छी बात है। चलो वापस यहाँ आते हैं। इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का देख लो, इस एंगल ऑफ फ्रिक्शन का देख लो, इसमें क्या क्या इंपैक्ट होगा। और आपने सुना होगा फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स, है ना। स्टैटिक फ्रिक्शन इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। मैं वर्ड यूज कर रहा हूँ स्टैटिक, अभी भी उस पर हम नहीं आए हैं। आई एम गोना कम टू दैट, आई एम गोना हेल्प यू विद दैट, बट थोड़ा और समझते हैं इसके बारे में, थोड़ा डिटेल में और इसको थोड़ा समझते हैं। अच्छी बात है। इफ यू लुक एट दिस इंटायर थिंग, इफ यू लुक एट दिस इंटायर ग्राफ, कैन आई से FC शुड बी, मैग्नीट्यूड ऑफ FC शुड बी हाउ मच। अगर मैं लिखना चाहूँ कि भैया इसका मैग्नीट्यूड कितना होगा, देन दैट इज गोना बी हाउ मच, योर फ्रिक्शनल फोर्स का होल स्क्वायर प्लस योर नॉर्मल का होल स्क्वायर, नॉर्मल का होल स्क्वायर। ओके, नॉर्मल तो कांस्टेंट है, बिकॉज यू नो नॉर्मल वुड बी कांस्टेंट बिकॉज नॉर्मल इज इक्वल्स टू mg इज नॉट चेंजिंग। हाँ, कुछ लैम्डा वैम्डा में चेंज होगा, वो देख लिया जाएगा, है ना जी। तो नॉर्मल विल बी कांस्टेंट। इफ आई इंक्रीज द वैल्यू ऑफ FC इज गोइंग टू इंक्रीज, नॉर्मल बीइंग कांस्टेंट, तो बढ़ेगा कौन, व्हाट विल इंक्रीज, ऑफ कोर्स दिस इज गोइंग टू इंक्रीज, है ना, फ्रिक्शन फोर्स वुड इंक्रीज। तो इसके कंटिन्यूएशन में मेरे पास एक अच्छा रिजल्ट आ गया कि इफ यू इंक्रीज द वैल्यू ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, the component of contact force would increase and hence the frictional force would increase। ये बात आपको पता होना चाहिए। तो you know in reality frictional force is not the self adjusting force, the contact force is a self adjusting force, along with that the lambda, which is angle of friction, would increase, and for the increasing value of lambda, Fr, which is your FC sine of lambda, if I increase the value of lambda, the friction force would increase, and that is the reason why we say that frictional force is a self-adjusting force। I believe you guys have understood this entire thing। वीडियो पॉज करके इसको नोट कर लो बच्चों, वीडियो पॉज करके इसको नोट इट डाउन। पूरा रिलेशन समझ में आ गया ना, कि why and how the angle of friction and the friction force changes with change in the external force। ये पूरा बात समझ में आ गया, इसको नोट डाउन कर लो और हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं जी, है ना जी। ओके, तो इतना तो कहानी हो गया खत्म कि भैया फ्रिक्शन फोर्स, एंगल ऑफ फ्रिक्शन होता क्या है, हाउ डू दे चेंज विद द चेंज इन द एक्सटर्नल फोर्स, एंड व्हाट आर गोना बी द इम्प्लीकेशंस ऑफ दैट। तो मैंने पूरा कहानी आपको बता दिया है। आई बिलीव को आपको ये चीज़ मजे में समझ में आया होगा और आप इसको अच्छे से नोट्स बना रहे होंगे ना। एक एक चीज़ को आप नोट्स बना लेना, क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, what I'm writing on the board is my effort, what you gonna do in your notebook will be your effort, and you will be getting the prizes and the rewards of your efforts only। मेरे एफर्ट से आपको कुछ मिलने वाला है नहीं। हाँ, मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, आपको समझा सकता हूँ, या आपको दिक्कत हो रही है। एनीवेज, गोइंग फर्दर, थोड़ा आगे बढ़ते हैं। If I look at the friction, and I've told you that even if I apply the force on the block, हो सकता है कि block does not move, it means there is something which is stopping it and which is acting on it even if the body is at rest, but condition is external force is acting on it। उस पर लगेगा तभी ऐसा कुछ हम संभव हो सकता है। तो based on the nature of the friction, हमने friction को दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया। One is going to be your static friction, static friction बोलते हैं इसको जी हम लोग, और एक जो फ्रिक्शन है दैट इज कॉल्ड एज काइनेटिक फ्रिक्शन। अपने पास ये दो टाइप ऑफ फ्रिक्शन है। नाउ एज द नेम सजेस्ट्स, द स्टैटिक फ्रिक्शन इज गोइंग टू एक्ट ऑन द बॉडी व्हेन देयर इज नो रिलेटिव मोशन, देयर इज नो रिलेटिव मोशन। प्लीज अंडरस्टैंड, इट्स ऑल अबाउट द रिलेटिव मोशन। अगर रिलेटिव मोशन नहीं है तभी स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा, एंड व्हेन द बॉडी हैव रिलेटिव मोशन, व्हेन देयर इज सम रिलेटिव मोशन, हैव रिलेटिव मोशन, उस टाइम पे बच्चों हमारे पास जो फोर्स लगेगा फ्रिक्शन का, उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। देन वट एवर फोर्स वी हैव इन द टर्म्स ऑफ फ्रिक्शन इज कॉल्ड द काइनेटिक फ्रिक्शन, है ना जी। एंड ऑल्सो वी हैव सीन दैट स्टैटिक फ्रिक्शन, एक और पॉइंट नोट डाउन कर लो, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स। हमने अभी देखा, इट इज अ सेल्फ एडजस्टिंग, एंड इन द नॉर्मल सिचुएशन इज कांस्टेंट होता है, दिस इज कांस्टेंट।
हाँ, for a certain velocity beyond 10 मीटर पर सेकेंड even this kinetic friction is not constant. हम उस पर चर्चा करेंगे, बट ठीक है, एच.सी. वर्मा में मेंशन है तो लिख लो. दिस इज constant only till velocity is lesser than or is equals to 10 meter per second. For velocity more than 10 meter per second even the kinetic friction is not constant. एक कांस्टेंट नहीं होता है. अभी हम इसके बारे में चर्चा करेंगे आपके साथ. आई एम गोना डिस्कस विथ यू ऐसा क्यों होता है, बट फिलहाल तो इतना लिख लो. और दूसरी बात तो है ना, इसका फॉर्मूला होता है. वी हैव द फॉर्मूला फॉर दिस काइनेटिक फ्रिक्शन. सो द काइनेटिक फ्रिक्शन इज गिवन एज म्यू टाइम्स ऑफ एन. Kinetic friction is given as mu times of n. अच्छा, एक बात और, lot of people says that it's all about mu times of mg. Well, that's not true in all the circumstances. Only if the normal is equals to mg. Under those circumstances, the friction force, kinetic friction force, could be written as mu mg. वरना ऐसे हर एक circumstances में kinetic friction mu mg नहीं होता है. मैं आपको situations दिखाऊंगा. So what is a kinetic friction? It's all about mu times of n. N could be anything, could be mg or could not be equals to mg. Maybe some component of mg could be there. Anyways, इस भाई साहब का ना कोई फॉर्मूला नहीं होता है. The problem with this is no formula. No formula for this. That's a problem area for the static friction. But कोई नहीं है, उसको भी सीखेंगे हम कि इसको कैसे डील किया जाए. Because the kinetic static friction is a self-adjusting friction. तो वो ऊपर नीचे हो रहा होता है based on the external force and it does not have any fixed formula. ठीक है ना जी? हाँ, पर ठीक है, कभी कभी ना कुछ नहीं मिलता है तो कुछ मिलता है. It does not have a fixed formula, but the good news is it has a maximum value. It has maximum value formula. It has maximum value formula. That means I have the formula for the maximum static friction. हाँ, इसके बीच वाले का रेंज का नहीं पता है, मिनिमम पता है which is 0 एंड मैक्सिमम का अपने को फॉर्मूला पता है. तो भैया मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन, लेट्स से Fx max would be given as mu s times of n. अच्छा, एक बात मैं यहाँ पे ऐड कर दूँ, mu k. अच्छा, mu k और mu s क्या है जी? इसको भी लिख लो. Mu s is coefficient of static friction. Coefficient of static friction. ये थोड़ा ज़्यादा होता है mu k से, and mu k is coefficient of kinetic friction. It's a coefficient of kinetic friction. अगर questions में if it is given two values of the coefficient of friction, एक mu दे रखा है 0.2 and other mu is given as 0.3, then you must understand this is your static kinetic coefficient of friction और ये आपका जो बच्चे है वो kinetic friction का coefficient है. ये self understood होना चाहिए क्योंकि static friction हमेशा ज़्यादा होता है. there is reason for that. हम उस पर बड़ी चर्चा करेंगे. फिलहाल तो इस पे आते हैं कि it has a maximum value that would be given as mu s n, where mu s is the static coefficient of friction. तो अपने को एक बात तो समझ में आ गया कि भैया जो फ्रिक्शन स्टैटिक मैक्सिमम है और जो फ्रिक्शन फोर्स, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स है, दैट वुड लाई समवेयर बिटवीन mu s n एंड 0. ये बात अपने को पता होना चाहिए कि this is not going to give you a fixed value until it reaches the maximum value, but it certainly is going to give you a certain range under which this static friction would lie. a 0 और mu s n के बीच में होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है. तो अपने को एक बात तो क्लियर हो गया कि mu kinetic friction, kinetic friction is given as mu k n. Kinetic friction is given as mu k n, which mu k is the coefficient of kinetic friction, or for the maximum value of static friction we gonna use mu s n. ये दो बातें हमको पता है ऑलरेडी. और जनरल अगर हमको पता है कि भाई दो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट दे रखा है तो बड़ा वाला होगा, दैट इज गोना बी स्टैटिक फ्रिक्शन. तो एक रिजल्ट यहाँ से हम लिख सकते हैं कि म्यू स्टैटिक फ्रिक्शन इज मोर देन म्यू किनेटिक. इसको भी लिख लो, ये ज़्यादा होता है. हाँ, कभी कभी किसी केस में ए म्यू किनेटिक भी कांस्टेंट नहीं होता है, वो हम लोग चर्चा करेंगे. व्हेन द वेलोसिटी बिकम्स मोर देन 10 मीटर पर सेकेंड, उस केस में वो नहीं होता है. अच्छा, इसका रीजन बता देते हैं अभी ना, इसका आपको रीजन बता दें. फिर चलो उसके पहले ग्राफ दिखाते हैं आपको, थोड़ा ग्राफ का चर्चा हम लोग कर लेते हैं एंड देन हम वी गोना डू द रीजन व्हाई इट इज नॉट कांस्टेंट आफ्टर सर्टेन टाइम, है ना जी. बढ़िया, तो थोड़ा ग्राफ देख लेते हैं ना. उसके पहले इनको थोड़ा साफ कर लिया जाए.
उसके पहले थोड़ा साफ कर दिया जाए। देखो ग्राफ ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स ये हमेशा पूछा जाता है, कहने की आपको मिल ही जाएगा चलते बोलते, तो थोड़ा समझ लो, कोई मुश्किल नहीं है, ये सब काफ़ी आसान चैप्टर है। हाँ बट फ्रिक्शन थोड़ा सा अगर हायर लेवल में जाए तो थोड़ा बैंड बजा सकता है, इसलिए ध्यान से सुनना और प्रैक्टिस ढेर सारे करना। डू अ लॉट ऑफ प्रैक्टिस, रीजन बीइंग अंटिल यू डू प्रैक्टिस इन दीज थिंग्स ना आई विल नॉट बी एबल टू गेट अ नेक की हाउ टू अप्रोच ए गिवन सिचुएशन। कभी कभी होता है ना कि स्टूडेंट्स थिंक्स कि सर आपने कैसे क्लिक कर लिया, हाउ डिड इट क्लिक टू यू, कि आप ऐसे करना है। तो रीज़न बड़ा सिंपल है, मोर एंड मोर प्रैक्टिस यू डू नो, वो क्लिकिंग एबिलिटी आप में भी आ जाएगी, हाँ ऐसे को ऐसे अप्रोच करना है, वो आप धीरे धीरे समझ जाओगे। तो प्रैक्टिस करते रहो। देखो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट है ना जी, बोला गया ना, बहुत अच्छा। नहीं इट इज़ वैलिड फॉर एवरीवन, फॉर ऑल द जेंडर्स। अच्छा थोड़ा ग्राफ के बारे में बात करते हैं, थोड़ा ग्राफ के बारे में बात करते हैं। लेट्स सपोज कि आई एम गोना ड्रॉ द ग्राफ ऑफ योर फ्रिक्शनल फोर्स, है ना, और लेट्स सपोज इफ आई टेक द एक्स एक्सिस एज योर एक्सटर्नल फोर्स, वही ब्लॉक सिस्टम अपना रखते हैं, एक नॉर्मल ब्लॉक है उस पर एक्सटर्नल फोर्स लगाना है और ब्लॉक को मूव करवाना है। यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स है विच इज कोफिशिएंट 0 नहीं है और इसका मास m है, तो व्हेन इट इज मूव्ड इसमें थोड़ा सा फ्रिक्शन लगेगा जी, है ना। तो अच्छा एक बात और समझ लो एक बात और समझ लेते हैं कि हाउ टू ड्रॉ द ग्राफ, वी डेफिनेटली शुड हैव सम रिलेशन, है ना, अपने को रिलेशन को पता होना ही चाहिए जी, है ना जी, कोई दिक्कत इसमें नहीं, अपने को रिलेशन तो पता होना ही चाहिए। तो देखो फ्रिक्शन फोर्स क्या हो गया, फ्रिक्शन फोर्स इज ऑल अबाउट म्यू टाइम्स ऑफ योर नॉर्मल रिएक्शन, इसमें तो कोई दिक्कत है नहीं अपने को, है ना जी। और क्योंकि फ्रिक्शन फोर्स जो है, फ्रिक्शन फोर्स कुड आल्सो बी सीन एज योर साइन कंपोनेंट ऑफ द कॉन्टैक्ट फोर्स, और क्योंकि ए फोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन द एक्सटर्नल फोर्स, इसको बढ़ाएंगे तो ये भी बढ़ेगा, लीनियर ग्राफ अपने इसके बीच में होगा जी। तो लेट्स सपोज कि एक ग्राफ ऐसे स्टार्टिंग होगा, इट रीचेज, और ये एंगल कितना हो गया आपका 45 डिग्री, y इज इक्वल्स टू mx में प्लस c कांस्टेंट 0 है। तो एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ रहा है, एक चीज़ तो मेरे को समझ में आ रहा है कि देयर गोना बी अ पॉइंट कि बॉडी वुड स्टार्ट मूविंग, देयर गोना बी पॉइंट द बॉडी वुड स्टार्ट मूविंग, टिल दैट इट विल रेजिस्ट कि नहीं मुझे नहीं भागना है, रुक जा मैं नहीं जा रहा। बट किसी एक पॉइंट पे जहां फोर्स बहुत हो गया, इनफ हो गया, दैट क्रॉसेस द स्टैटिक फ्रिक्शन लिमिट को क्रॉस करता है, उस पॉइंट पे बॉडी स्टार्ट कर जाएगा मूव करना। एंड दिस इज द पॉइंट व्हेन वी रीचेस द मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स व्हिच इज द स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स, हम यहां तक पहुंच गए। बट इसके तुरंत बाद द इमीडिएटली आफ्टर दिस ये जो वैल्यू आपका है फ्रिक्शन फोर्स का, वो किनेटिक फ्रिक्शन फोर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, और अपने को पता है कि किनेटिक फ्रिक्शन फोर्स स्टैटिक से थोड़ा कम होता है जी। तो ग्राफ ऐसा दिखेगा आपको ना, और ये फिर एक किनेटिक फ्रिक्शन आ जाएगा, वो कांस्टेंट हो जाएगा। अच्छी बात है, दैट विल बिकम द किनेटिक फ्रिक्शन फोर्स। इसको हम लोग लिख सकते हैं बच्चों म्यू के एन, दिख रहा होगा ना कैमरे में, दिख रहा है, बहुत अच्छा। तो दिस इज गोना बी योर किनेटिक फ्रिक्शन, दैट इज गोना बी कांस्टेंट, अपना बॉडी मूव करेगा। अब ठीक है, मुद्दा वो नहीं है, द पॉइंट इज कि सर व्हाट्स हैपनिंग इन दिस रीजन, इस रीजन में हो क्या रहा है, व्हाट इज हैपनिंग इन दिस रीजन, ऐसे ग्राफ क्यों है, व्हाई वी हैव द स्क्रैची ग्राफ ओवर देयर, ऐसा अपने साथ क्यों है जी, है ना, ऐसा क्यों है। अच्छा देखो एक बात समझते हैं, दिस बोर्ड इज लुकिंग काइंड ऑफ वेरी मच स्मूथ, दिख रहा है कि दिस इज नॉट रफ, but in reality if you go to the microscopic level, this is not going to be any more smooth as the way it's looking as of now with the naked eyes. The moment you get into the microscopic level you will find that कि भैया ये भी rough है, this is also rough. तो let us suppose कि ऐसा कोई rough surfaces है आपका बोर्ड का, if I'm looking at this, then there going to be bonding। अगर हम इस ब्लॉक के surface को देख लें with this surface, तो no matter how smooth it looks like with the naked eyes, that is going to be rough। तो इसको मान लो कि ब्लॉक का सरफेस है और आपका वो जो है ग्राउंड है। आई नो कि इसके बीच में कुछ बॉन्डिंग्स होंगे ना, देयर गोना बी सम मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग बिटवीन दीज टू, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अपने को पता है ना, मैंने बताया था कि वी हैव फोर्सेज ऑफ 4 टाइप ऑफ नेचर, उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्सेज भी होता है। तो मॉलिक्यूलर लेवल पे इंट्रैक्शन जो है, दिस इज गोना बी योर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, हमारा हो गया वो, है ना, अच्छी बात है, ठीक है सर। नाउ इफ आई अप्लाई अ फोर्स ऑन दिस, इसको मैं कोशिश कर रहा हूँ कि भैया आई एम गोना मेक इट मूव टुवर्ड्स राइट, इन दोनों की दोस्ती को मैं तोड़ने वाला हूँ।
तो क्या होगा ना, बिकॉज ऑफ दिस फोर्स इसमें, इस बॉन्डिंग्स में, इस मॉलिकुलर बॉन्डिंग में एक टेंशन आ जाएगा. दिस मॉलिकुलर बॉन्डिंग विल हैव अ टेंशन, so tension would develop in the molecular bonding. इस बॉन्डिंग में थोड़ा टेंशन आ जाएगा. तो what can happen with the tension? Because of tension, ये जो बॉन्डिंग्स है ना थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाएगा, या ऐसे, you know, these bondings would get stretched. अब भैया everything has a bloody limit, you know, एक लिमिट के बाद कुछ भी टूट जाता है. Even if I, let's suppose if I have start applying force, अरे रुक जा यार, जब इसे टूटने लगा. If I start applying force on this, after a certain limit ये ब्रेक कर जाएगा. हाँ, अगर मैं ना हो तो हल कर देगा, वो अलग बात है, वो टूट ही जाएगा ना जी. तो टूटने से पहले इट विल ट्राई, यू नो, इट विल रिटेन टिल इट्स मैक्सिमम कैपेबिलिटीज एंड एबिलिटी. उसके बाद बूम, है ना. वही केस यहाँ पे इस मॉलिक्यूलर बॉन्डिंग में द टेंशन वुड डेवलप्ड एंड दैट विल स्ट्रेच इट. वो स्ट्रेच करता जाएगा, करता जाएगा, करता जाएगा, और अचानक से डुब, ब्रेक. आप नोटिस करते हो ना कि व्हेन यू स्टार्ट मूविंग, एक सिंपल एग्जांपल, अगर मैं इस टेबल को मूव करता हूँ, यू नो, तो इनिशियली इट वोंट मूव अंटिल आई अप्लाई द इनफ अमाउंट ऑफ फोर्स. हाँ, बट अगर इनफ अमाउंट ऑफ फोर्स भी अप्लाई करने के बाद ना, इफ आई पुल इट, एक नॉइज आएगा, एक स्क्वीजी नॉइज विल बी देयर. वो नॉइज होता क्या है? दैट नॉइज इज ऑल अबाउट द नॉइज डेवलप्ड, प्रोड्यूस्ड बिकॉज ऑफ दिस बॉन्ड ब्रेकिंग. और हीट एनर्जी प्रोड्यूस होगा, नॉइज प्रोड्यूस होगा, बिकॉज एनर्जी इज बीइंग डिस्पैच्ड. एनर्जी यहाँ से निकलता है बिकॉज ऑफ द बॉन्ड ब्रेक होने से. हाँ, तो ऐसा नहीं है कि एक बार रिश्ता टूट गया तो टूट गया, दोबारा नहीं बनेगा, वो बनेगा. बट मोमेंट द बॉन्ड इज ब्रोकन, दिस फोर्स वुड बी एबल टू, यू नो, मेक द बॉडी मूव फॉरवर्ड, एंड वो एक झटके के साथ मूव करेगा वो, क्योंकि बॉन्ड अचानक से टूट गया. नाउ द फ्रिक्शन बिटवीन दीज टू वुड बी लेस. क्यों सर, बॉन्ड तो टूट गया तो फ्रिक्शन है ही क्यों भाई? हाउ द फ्रिक्शन इज स्टिल देयर इफ द बॉन्ड इज ब्रोकन? देखो सिंपल सी बात है, अगर ये ब्लॉक यहाँ से मूव करके यहाँ आता है, which is going to be, you know, it is going to be introduced to the new surface under it, तो एक नया दोस्ती बनेगा, नया बॉन्डिंग वहाँ बनेगा ना. ये इंसान यहाँ से चला गया तो डज नॉट मीन कि दुनिया में अब किसी से नहीं मिलने वाला, मिलते हैं लोग, है ना. तो दिस इज नाउ गोना मीट द न्यू सरफेस, वहाँ पे फिर से नया बॉन्डिंग, फिर से रिश्ते बनेंगे, है ना, और फिर से टूटेंगे, वो अलग बात है. आप समझ रहे हो व्हाट आई मीन टू से. बट एनीवेज नहीं, वो मत समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. मैं बोल रहा हूँ रिश्ते विश्ते छोड़ो. व्हाट आई एम सेइंग इज यू कीप मूविंग, यू गॉट माय पॉइंट, है ना. वो लैला मजनू नहीं है ना, रिश्ते बनते हैं, बिगड़ते हैं, वो निकलते जाओ. यू कीप मूविंग, यू विल बी गेटिंग इनफ टाइम, इनफ स्पेस and enough opportunity to establish a new relation. That's what my point was, and not was कि आप रिश्ते बनाओ, वो सब टाइम पास ना करो. मेरा पॉइंट कुछ और है. Anyways, coming back to this one, है ना. तो आप आगे बढ़ते जाओ, आप आगे बढ़ते जाओ, and when the new bonds would be formed, तो थोड़ा सा तो फोर्स लगेगा. It would oppose it. But क्योंकि ऑलरेडी इसके पास मोशन हो रखा है, तो बॉन्ड को टूटने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है. That is the reason why the kinetic friction is lesser than this. इतना कहानी समझ में आ गया, है ना. अच्छा, अभी कुछ देर पहले आई टोल्ड यू अबाउट द एच सी वर्मा की उन्होंने बोला था कि भैया द वेलोसिटी इफ इट इज मोर देन 10 मीटर पर सेकेंड, इवन दिस इज नॉट अ कांस्टेंट वैल्यू. क्यों? देखो, देयर इज समथिंग कॉल्ड रेट ऑफ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड एंड रेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन, यू नो. रेट ऑफ बॉन्ड ब्रेकिंग, अरे राइटिंग का क्या हो गया, एंड रेट ऑफ बॉन्ड फॉर्मेशन. अगर ये दोनों काफी प्रोपोर्शनल्स में है, इफ दे आर मोर स्टेबल, देन वी कैन हैव अ स्टेबल कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन और फ्रिक्शनल फोर्स स्टेबल होगा. बट अगर सपोज कि इफ आई इंक्रीज द वेलोसिटी, बॉन्ड टूटा नहीं कि नया बॉन्ड बन गया, बिकॉज द वेलोसिटी इज गोना बी हायर एंड दिस सरफेस इज गोना कम इन कांटेक्ट विद द न्यू सरफेस क्वाइट फ्रीक्वेंटली, देन द बॉन्ड फॉर्मेशन का ना रेट और इसका रेट काफी ज्यादा फ्लक्चुएट करेगा. That is the reason why after a certain velocity, approximately 10 meter per second or 12 meter per second, the kinetic friction also becomes unstable. एक कहानी क्लियर है जी बच्चों? ठीक है. अच्छा, एक बात और आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मैंने वो कर दिया, नहीं किया है. अच्छा, थोड़ा सा इसको इरेज कर दूँ, जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा इसको साफ कर लेते हैं, इसको थोड़ा साफ कर लेते हैं. चलो, वाह, बोर्ड तो आज ही ले गया पूरा. चलो, अच्छी बात है, इसको थोड़ा साफ कर लिया हमने. अच्छा, एक बात बताओ, अगर मैं बोलूं कि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम मैक्सिमम फ्रिक्शन होगा, इट मींस एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम
the angle of friction would also be its maximum value. So maximum value of lambda, lambda is angle of friction, तो उसका मैक्सिमम वैल्यू मैं निकालने बोल दूं बच्चों तो क्या होगा, व्हाट इज गोना बी द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन। देखो कोई मुश्किल बात नहीं है, हमने देखा इन द प्रीवियस केस वी हैव सीन दैट लैम्डा वाज नथिंग बट tan इनवर्स ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन द नॉर्मल रिएक्शन। मैक्सिमम कब होगा, व्हेन द फ्रिक्शन इज मैक्सिमम। मैक्सिमम फ्रिक्शन कहाँ होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन पे होता है ना जी, तो दैट इज गोना बी हाउ मच, tan इनवर्स ऑफ म्यू स्टैटिक इनटू नॉर्मल अपॉन नॉर्मल। अच्छी बात है, तो दैट इज गोना बी योर लैम्डा, है ना जी, दैट इज गोइंग टू बी योर लैम्डा, दैट इज गोइंग। अच्छा हाँ, इसको कट कर दो यार, हटाओ इसको, चलो जी तुम जाओ, है ना। सो लैम्डा गोना बी हाउ मच, tan इनवर्स ऑफ म्यू स्टैटिक, इसको लिख देते हैं लैम्डा मैक्स। सबसे ज्यादा वैल्यू जो होगा दैट इज गोना बी लैम्डा मैक्स। ठीक है, आज का कहानी समझ में आ गया सबको, है ना जी। तो हमने बात किया कि भैया फ्रिक्शन होता है क्या है, हाउ डज इट इम्पैक्ट एंड हाउ डज द फ्रिक्शन चेंजेस। फ्रिक्शन को हम लोग सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स क्यों बोलते हैं। ऑल्सो वी हैव स्टडीड अबाउट द टाइप ऑफ फ्रिक्शन फोर्स दैट वी नो एंड हाउ द एंगल ऑफ फ्रिक्शन चेंजेस विद द एक्सटर्नल फोर्स। Also, we have seen the impact on the angle of friction, contact force, your normal forces and everything else when based on the external force. ये हमने देख लिया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग करेंगे थोड़ा इस पे कुछ प्रॉब्लम्स करेंगे और हाँ एक और छोटे मोटे थ्योरीज हैं, आई एम गोना हेल्प यू विद दैट एंड देन वी गोना प्रोसीड एंड कुछ अच्छे क्वेश्चंस इसमें हम लोग करके देखेंगे ना जी। ठीक है, तो आज के लिए वी गोना स्टॉप हियर ओनली। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, टेक केयर, बाय बाय।